नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तारीख पर तारीख, लेकिन समाधान कब? कृषि कानून को लेकर जारी सरकार और किसानों का गतिरोध लगातार बरकरार है। किसानों को संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार कानून वापस लेना नहीं चाहती। विज्ञान भवन में हुई सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। अब सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। किसान 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कानून को लेकर के जारी गतिरोध के बीच अगली बैठक अब 15 जनवरी को बुला ली गई है। लेकिन आज की बैठक में तल्खियां भी बहुत दिखी हैं। किसानों ने सख्त लहजे में सरकार से कहा है कि आप हल निकालना ही नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हमको लिख कर दे दीजिए, हम बैठक से चले जाएंगे। समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? बाहर निकलने के बाद भी किसानों ने का जो मिजाज है वो गर्म था। किसान प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि हमें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो यह लड़ाई ऐसे ही चलेगी। और अब 26 जनवरी को देश किसानों की परेड को भी देखेगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि किसान प्रतिनिधियों की तरफ से आज वार्ता के बाद क्या कुछ कहा गया। देखिए, जो 8 राउंड बैठक में चर्चाएं हुई हैं वो भी आज ही वो बैठक भी वैसे ही रही है। सरकार अपने 3 कानूनों को बचाने का प्रयास करती रही, हम उनको रद्द करने का प्रयास करते रहे, जो हम पहले करते रहे हैं। इसका अर्थ हम लोगों ने ये निकाला कि सरकार हमारी इस आंदोलन को 43 दिन बाद 70 किसान शहीद होने के बाद भी उस गंभीरता से नहीं ले रही है जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। तब हमने कड़े शब्दों में कहा कि हम आपके किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करते और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। अगर जा गई तो हमारी लाश यहाँ से घर जाएगी, हम जिंदा घर नहीं लौटेंगे। तारीख को हमने एक बड़ी बैठक बुलाई है। 10 तारीख की बैठक में पूरे संगठनों के साथ चर्चा होगी और 15 तारीख को जो सरकार ने बुलाया है वार्ता के लिए, उसमें जाना है अथवा नहीं जाना है यह भी हम तय करेंगे। सरकार अभी मान नहीं रही और ना किसान मान रहा। अभी गतिरोध पूर्ण रूप से बना हुआ है। अभी एमएसपी पे वहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई। वहाँ पे चर्चा हुई है बिल पे वे संशोधन की बात करना चाहते हैं, हम बिल वापसी की बात करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन जो है सरकार को हमने बोल दिया कि हमारी यहाँ गोली चलाओ, हमारी यहाँ से लाशें ले जाओ, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर करे या कल को सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर करे, ये लोग जो है निश्चय से आए हैं कि वो बैठे रहेंगे और ये आंदोलन की कामयाबी के बाद ही यहाँ से हटेंगे। देखिए, तो कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर के किसान किस मजबूती से डटे हुए हैं, आइए आपको एक तस्वीर भी दिखाते हैं। यह तस्वीर विज्ञान भवन में हुई सरकार और किसानों की बैठक के दौरान ली गई है, जिसमें किसान नेता ने लिखा है, मरेंगे या जीतेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि किसान इस आंदोलन को लेकर के कितने गंभीर हैं और इस वजह से भी आज ये जो तस्वीर है कुछ इस प्रकार की देखने को मिली है। तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कैसे इसका हल निकलेगा, क्योंकि नवे दौर की भी वार्ता बेनतीजा रही है और अब 15 तारीख को दोबारा से बैठक होनी है। लेकिन हल कैसे निकाला जाएगा यह सवाल अभी भी बरकरार है। तो किसान अपनी मांग पर पहले दिन से ही अडिग हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का रुख भी साफ है कि कानून वापस नहीं होगा। संशोधन का अगर कोई प्रस्ताव है तो विचार किया जा सकता है। ऐसे में आज फिर अगली बैठक में समाधान की उम्मीद के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 15 तारीख को 12 बजे फिर से बैठेंगे। उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी
उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। तो किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक बैठक की है। मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय पहुंचे थे और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली वार्ता के दौरान बातचीत का रास्ता जरूर निकलेगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये मुख्यमंत्री के द्वारा गृह मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं और किसान आंदोलन को लेकर के, विरोध प्रदर्शन को लेकर के गृह मंत्री के साथ ये बातचीत हुई है और इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये उम्मीद जताई गई है कि 15 तारीख को यह समाधान जरूर निकलेगा। तो लगातार वार्ता के दौर जारी हैं, लेकिन सवाल देश के सामने अभी भी बरकरार है कि 46 दिन से डटा हुआ किसान घर वापस कब जाएगा। लेकिन काफ़ी विषय जब चलते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचने का कोई समाधान होने की जो आस होती है, उम्मीद होती है, तभी आगे की बैठक तारीख तय होती है। इसलिए जब आगे की बैठक तय हो रही है तो विषय बहुत हैं। केवल इन 3 कानूनों के ख़त्म करने ना करने का विषय नहीं है, उसके अंदर बहुत से प्रावधान हैं। उनके ऊपर जो बातचीत चल रही है तो कुछ ना कुछ अदल बदल संशोधन करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर इतना ही बात अगर होती तो अब तक ये वार्तालाप समाप्त हो गया होता। जब ये ख़त्म नहीं हुआ और हर बार यही बात निकलती है तो हो सकता है उन्होंने मीडिया में बताने के लिए यही रखा हो कि इतनी बात कहनी है, बाकी नहीं कहनी है। लेकिन बातचीत तो कहने को चलेगी। पंचायत क्या, आखिर वो एक हमारे विधायक ने कार्यक्रम रखा हुआ है और वो कार्यक्रम जैसे क्षेत्र के कार्यक्रम मैं पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी जो करेंगे तो उसमें जो जनता के हित के जो बातें होती हैं वो हमने अपनी विधानसभा में जाके करनी होती हैं। और केवल वहाँ होगी ऐसा नहीं है, सब जगह होगी। कोई किसानों के विषय को लेकर ऐसा नहीं है, लेकिन जनता में जनसंपर्क के नाते से हम लोग लगातार करते हैं, आगे भी करते रहें। तो किसान की बात को भी आपने सुना, कृषि मंत्री की बात को भी आप सुना और सूबे के मुखिया को भी आपने सुना, लेकिन सवाल देश के सामने अभी भी बरकरार है कि आखिर कैसे समाधान निकलेगा। आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल पहला यही है कि आखिर नहीं बनी बात तो मुलाकात आखिर कब तक। दूसरा सवाल यह है कि सरकार और किसानों के बीच आखिर कब खत्म होगा ये विरोध। तीसरा सवाल यह है कि कानूनों की लड़ाई में जिद पर आखिर कौन अड़ा हुआ है, ये तीसरा और अहम सवाल है। और तारीख पर जो तारीख सामने आ रही है, लेकिन समाधान कब आएगा ये भी अपने आप में एक सवाल बरकरार है। तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल इस बात का भी है क्योंकि 9 दौर की जो वार्ता हो चुकी है और 9 दौर की वार्ता में भी अब तक जो रास्ता है समाधान का वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सवाल आज भी देश के सामने यही बरकरार है कि आखिर इसका हल निकलेगा कैसे, क्योंकि कौन जिद पर अड़ा है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि सरकार कह रही है कि किसान अपनी बात पर अड़े हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि अगर दोनों ही तरफ से जिद है तो फिर हल निकलेगा कैसे, वार्ता के मायने क्या हैं। अगर पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया हो कि वापसी नहीं बिल की तो हम वापस नहीं जाने वाले हैं, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, बीच का रास्ता कैसे बनेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये फायदे का कानून है, लेकिन किसान इस बात को बार बार नकार रहा है और किसान ये कह रहा है कि हमें फायदे मत गिनवाइए, हमें ये बताइए आप ये कानून वापस कब लेंगे। तो जब इस तरीके की दो टोक बातें हो रही हों तो फिर उन सब के बीच में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फिर बातचीत और वार्ता से समाधान आखिर निकलेगा कैसे। और अगर बातचीत हो रही है लगातार तो फिर यह हल की ओर बढ़ता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा। आज इसी से बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव भारद्वाज जी आपका भी स्वागत।
सुखवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। सुखवंत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत है। और संदीप देसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संदीप देसवाल जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। राजेश दहिया जी, आज भी चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि 9 दौर की वार्ता हम लोगों ने देखी और उम्मीद आज भी ये बहुत थी कि शायद समाधान की ओर बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि आप पहले से ही कहते रहे कि आपको उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप 15 तारीख को क्या उम्मीद करें? क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार अभी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है, क्योंकि तारीख पर तारीख हम लोग देख रहे हैं केवल? देखो सर, आयुष जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सरकार जो है वो अडामेंट है और वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो सरकार में जो अधिकारी, मतलब जो मेन आदमी है हमारा, वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो अडामेंट हैं। वो अपने रवैये को चेंज नहीं करना चाहते। आप शुरू से देखिए जी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के लिए लोग तरसते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, लेकिन जब नोटबंदी की तो कितने गवर्नर रिजाइन करते चले गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके बाद आए हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसके जजों ने भी कितनी बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी घुटन में महसूस करते चले गए। मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो हिटलर टाइप यूज करते हैं और वो आज तक हर आदमी को अपने खुदे पर रखते आए हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या और भी कोई हो। अब हमारा मुद्दा आ गया किसानों के साथ। अब किसान जो है वो न तो अडेमेंट हैं और न रवैये से अड़ियल हैं। वो तो सिर्फ अपना हक ये मांग रहे हैं कि उनके जो हमारे जैसे एक बेटा होता है कि सरहद पे लड़ता है, वो 0 टेम्परेचर में लड़ाई लड़ता है और वहां से जीत का आएगा या उसकी लाश आती है वहां से। ये हमारे किसान के साथ है कि हम यहाँ फंस चुके हैं। हम अपनी जमीन बचाएं, अपना रोजगार बचाएं या अपना परिवार बचाएं। अब अगर हम मोदी जी की बात पर मान लेते हैं तो हमारा परिवार अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए हम अडामेंट नहीं है और हम चर्चा पे चर्चा करते आ रहे हैं। आज 44 दिन हो चुके हैं और हमारी 60 से ज्यादा शहादत हो चुकी है। 44 दिन में भी सरकार हमारे को मना नहीं पाई है, हमारे को सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। हमारी मीटिंगों 10-9 मीटिंग हो चुकी है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो सरकार ये इनएफिशिएंट है, सरकार काम करने लायक ही नहीं है। वो सरकार जनता में विश्वास खो चुकी है या उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। अगर 2-2 महीने तक एक वार्ता विफल चलती रहेगी तो सरकार से आप क्या देखिए उम्मीद राजेश करोगे? जी, देखिए ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि बराबर हम लोग देख रहे हैं 46 दिन तो आप लोगों को हो गए विरोध प्रदर्शन करते हुए। 9 दौर की वार्ता भी हम लोगों ने देख ली। अगर सरकार आज ये बात बाहर आकर के कहती है या कृषि मंत्री अगर कहते हैं कि आप हमको बता दीजिए कि हमको क्या संशोधन करना है, तो आखिर तो वार्ता से ही आप लोग समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बता दीजिए ना 25-30 पॉइंट आपके जो हैं, बताइए कि ये संशोधन करिए, हमको ये साहब चाहिए, इसके अंदर ऐड कर दीजिए आप। सर, आयुष इस जी, बात मैं पर आपको क्यों ये अडिग कह रहा हो हूं गए हैं कि कि इसको अगर- वापस ही ले लीजिए? आपको जो करवाना मैं है, आपको जिस ये- तरीके से संशोधन करवाना है वो करवा लीजिए। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ कि अगर किसी कानून में 100 पेज का कानून है और उसमें 200 पेज के संशोधन हो जाएंगे तो उससे बेटर होगा कानून बदल दिया जाए। हम यही तो सरकार को कह नहीं, रहे हैं लेकिन कि राजेश जी ये तो हेडेक सरकार का है ना। अब उसमें 200 पेज में 100 पेज वो और जोड़े या उनको काट काट करके नया नया लिखता हुआ चलते। भाई आपके ही हित में तो आखिर आप चाह रहे हैं ना कि फैसला हो, तो आप बताइए उनको कि ये संशोधन हमको चाहिए। ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग उनको? आयुष जी, इस बात हमने पे सारे क्यों अडिग हो गए संशोधन कि इसको बता दिए वापस ही ले लीजिए? अब वो पेपर नहीं, हमने कितना सारे- लगाते हैं ये इनकी जिम्मेदारी है। नहीं आयुष जी, हमने सारे संशोधन बता दिए, उन पर एग्री नहीं कर रहे हैं। जो बातें हम बता रहे हैं उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कि इसको छोड़ दो। जो जो संशोधन चाह रहे हैं किसान है नहीं राजेश भैया जी, देखिए आप लोगों ने ये कहा ना कि वापस ले लीजिए कानून। आज तो मामला इसी पर फंसा हुआ है ना कि या तो कानून वापस लीजिए, नहीं तो हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो आप बताइए ना संशोधन इनको, क्या आपने पहले बताए थे जिस पे ये लोग एग्री नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं? आयुष जी, आपने पहले बताया था कि आपको क्या क्या इसके अंदर संशोधन करवाना है, उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ आपका, इसलिए आपने कहा कि कानून वापस लेने। दैया जी, आयुष जी, हम 9 में मीटिंग हो चुकी है, उनमें हम इनको बता चुके हैं कि हमें क्या क्या संशोधन चाहिए। बिंदुवार भी बात हो चुकी है, लेकिन ये किसी बात पे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री होते हैं, वो जाते हैं फिर हमारे अमित शाह के पास, फिर वो आगे पहुंच नहीं पाते माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, तो सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है। चलिए अब प्रवीण जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं प्रवीण जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रवीण जी, नहीं प्रवीण जी से मैं जवाब लेता हूं। प्रवीण जी, अगर बता दिया किसान ने कि भाई ये बिंदु हैं, इस पे संशोधन करिए, तो आज कृषि मंत्री को क्यों कहना पड़ा कि आप बताइए? देखिए ऐसा है, मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई, थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि दहिया जी के साथ इस विषय पे मैं काफी समय से चर्चा कर रहा हूं। आज पहली बार दहिया जी ने सफेद झूठ बोला। सबसे बड़ा सफेद झूठ जो दहिया जी ने बोला वो ये कि हमने अपने ऐतराज बता दिए लेकिन सरकार उनको मानने को तैयार नहीं है। आयुष, आपको भी याद होगा जब हम पहले चर्चा कर रहे थे, बाकायदा मैंने कोट करके हरेंद्र सिंह लखोवाल पंजाब के किसान नेता, उन्होंने प्रेस वार्ता में ये माना था कि हमने 9 ऐतराज सरकार को बताए थे, सरकार ने 9 संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कानून वापस करो।
ये तो वो कह चुके हैं प्रेस वार्ता में कि सरकार संशोधन करने को तैयार है, लेकिन दहिया जी इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है। अब दहिया जी ने कुछ बातें कही हैं जिन पे चर्चा करना बड़ा जरूरी है। देखिए, दहिया जी ने कहा कि ये सरकार एडामेंट है। आयुष, सरकार 9 दौर की वार्ता कर चुकी है, लिखित के अंदर प्रस्ताव दे चुकी है, और इस आंदोलन में ऐसे ऐसे किसान नेता भी हैं जिनसे कोई पटवारी बात करना नहीं चाहता, उनसे केंद्र के वजीर बात कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि सरकार एडामेंट है। देखिए दहिया जी बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए। आप ये बात जो कह रहे हैं कि सरकार ने तो लगातार वार्ता करके ये पूरी तरह से दिखाया कि ये सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन एडामेंट कौन है वो मैं बताता हूं। आज जो है राकेश टिकैत खुद मीडिया में ये बात कह रहे थे कि सरकार बिंदुवार चर्चा करना चाहती है, लेकिन हम बिंदुवार चर्चा नहीं करेंगे, हम तो कानून वापस लो ये मांग रखी है। अब आप समझिए एडामेंट कौन है। एडामेंट है कुछ किसान संगठन के नेता जो नहीं चाहते कि इस विषय का हल हो। मैं पहले भी कह चुका हूं आयुष, ये वो लोग हैं जिनको हल नहीं पसंद, ना तो वार्ता का हल पसंद है, ना ही किसान का हल पसंद है जो किसान खेत में चलाता है। ठीक है प्रवीण जी, चलिए, ये नेताओं को नहीं पसंद हो सकता, मैं मान लेता हूं आपकी बात कुछ देर के लिए, क्योंकि आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है ना कि किसान संगठन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं, और उनकी तादाद तो उन संगठनों के तो 400 के आसपास आप लोग बताते हैं, उनमें से कोई 100 संगठन भी सामने आ जाए। आपकी बात को, सरकार की बात को नहीं समझ रहे किसान, लेकिन किसान की बात को तो किसान समझेगा ना। वो संगठन कहाँ है, वो क्यों नहीं समझाते इन लोगों को आकर के कि भाई हमें ये फायदा हो रहा है, हमारे लिए कानून बहुत अच्छे हैं, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। समझा दे आकर के राजेश दहिया जी को। आयुष, मैं आपको आज का उदाहरण देता हूं। किसान, ठीक है दहिया जी, एक सेकंड, मैं प्रवीण जी से जवाब ले रहा हूं। वो संगठन कहाँ है, क्यों नहीं समझाते किसान को आकर? मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। एक किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, जिसके अध्यक्ष जो है मास्टर शिवराज सिंह, वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज उन्होंने वार्ता के बाद खुद मीडिया में ये बात कही कि सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, तो फिर ये लोग क्यों मान नहीं रहे? ये मास्टर शिवराज सिंह की बाइट है, आप चाहे तो नेशनल मीडिया पे चेक कर लीजिए। आज प्रगतिशील किसान संघ हरियाणा फिर सरकार के पास जाता है और ये कहता है कि आपने इन कानूनों को वापस नहीं लेना, ये किसान के हित में है। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी अभी टीवी पे बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि ये लोग जो बैठे हैं नेता वहां पे किसानों के बनके, ये सही मायनों में किसान हितैषी नहीं है, ये लगातार किसान को झूठ बोल के बरगला रहे हैं, जब सरकार संशोधन करने को तैयार है। ठीक है, लेकिन यही तो सवाल मैं प्रवीण जी आपसे पूछ रहा हूं ना कि अगर इतने किसान संगठन और इतनी संख्या में आपके पास पहुंच रहे हैं, तो भाई उन किसान संगठन को बोलिए ना कि ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, एक बार सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर चले जाए वहां पर, इनको बताएं जाकर के कि भाई हम भी तो किसान है ना। किसान की बात को तो किसान समझेगा ना। वहां तो कोई राजनीति नहीं, वहां किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं, किसी को झुकाना नहीं। वो भी किसान, ये भी किसान, वो बताएगा भाई मुझे ये फायदा है। वो क्यों नहीं जा रहे इनके पास? मैंने अभी बताया, मास्टर शिवराज सिंह तो साझा बॉर्डर पे बैठे हैं, शाजापुर पे। उन्होंने वहां से ये बात बोली है, बॉर्डर से किसानों के बीच में बैठे हैं धरने पे। मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, कृष्णवीर चौधरी का मैं नाम लेके बता रहा हूँ। अब थोड़ा समझेंगे हम कि हो क्या रहा है। जैसे अभी दहिया जी ने कह दिया था कि देखिए साहब, हमारी जमीनों का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन का एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता। एग्रीमेंट ही केवल उपज का होना है। और सबसे बड़ी बात, किसान बाध्य नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करे। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, चाहे तो नहीं करे, चाहे तो पुरानी पद्धति से अपने खेती करता रहे, चाहे तो इस नए विकल्प को आजमा ले। कोई बाध्य नहीं है किसान। लेकिन उसके बावजूद अगर किसान नेता इस तरह का झूठ लगातार मीडिया में बोलेंगे, तो उससे किसान जो है उसके मन में डर पैदा होता है, और यही राजनीति हो रही है इन कानूनों से। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप भी जानते हैं, दहिया जी भी जानते हैं कि देश के अंदर 500 से ज्यादा किसान संगठन है, और लगातार चाहे हिंद मजदूर किसान मोर्चा की बात करें, चाहे भारतीय कृषक समाज की बात करें, मैंने अभी नाम लिया भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की बात करें, जो प्रगतिशील किसान संघ हरियाणा की बात करें, ये वो किसान संघ है जो इन कानूनों के समर्थन में है। और जो 40 किसान संगठन जो दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है, हालांकि मैं ये जानता हूं कि योगेंद्र यादव को किसान नेता नहीं है, कौन उनको किसान नेता मानता है, लेकिन वो भी अपने आप को किसान नेता प्रोजेक्ट करके वहां पे बात कर रहे हैं। और कमाल चीज देखिए आयुष, ये वो लोग हैं जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो इनको 1500 वोट नहीं मिलते,
लेकिन किसानों को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए लगातार मीडिया के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों को इन लोगों से बचने की जरूरत है, जो लोग इस तरह का झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब कौन झूठ फैला रहा है, कौन सच फैला रहा है, भाई देखिए प्रवीण जी, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोई अगर झूठ भी फैला रहा है तो उसको भाई सच बताना भी ये जिम्मेदारी आपकी है, और ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। सुखवंत सिंह जी, एक कमेंट आपका चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि इस तरीके से हल निकलेगा, क्योंकि किसान अपनी बात पर अडिग है, सरकार अपनी बात पर अडिग है, अब हल निकलेगा कैसे? दहिया जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे पता है आपको कुछ कहना है। एक बार सुखवंत जी का मैं एक कमेंट ले लेता हूं। सुखवंत सिंह जी। आयुष जी, धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया, और सब साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखो, दहिया साहब ने जो बात कही, बिल्कुल उसमें सरकार एलामेंट है। वो कैसे है, मैं एक 10 सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। किसानों ने बहुत पहले से एक बात क्लियर कर दी कि जी हम इस कानूनों की वापसी के बगैर हमारा और कोई विकल्प नहीं है, और आपकी इतनी दौर की वार्ता हो चुकी। अब सरकार या तो उसको मना कर दे कि हम इन बिलों को वापस ले लेते, तो बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किसानों ने तो अपनी चीज कर दी। अब जहां तक प्रवीण अत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रस्ताव ये दें लिख करके, आयुष भाई, जब किसी को जहर पिलाया जाता है और उसको आप ऑप्शन देंगे कि जी आप जहर बिल्कुल कंसंट्रेटेड पिएंगे कि या उसको पानी मिला के पिएंगे, वो कोई ऑप्शन नहीं है। ये किसानों को जहर, ये तीनों कानून जहर पिलाना है सरकार की तरफ से, और ये कह रहा कि जी आप देखो इसमें पानी मिलवाओ, तो हम पानी मिला देते हैं इसमें। और ये जो अमेंडमेंट की बात है वो पानी मिलाना ही है और कुछ नहीं। लेकिन सुखवंत सिंह जी, अगर यही हो रहा हो कि वो भाई जिसको आप जहर बता रहे हैं वो किसी के लिए फायदा कर रहा हो, किसी की जान को अगर वो बचा रहा हो, तब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दावा तो यही सरकार कर रही है, और यही सवाल मैं भी उनसे पूछ रहा था कि भाई अगर 400 संगठन आपके पक्ष में हैं, जिनका नाम भी अभी प्रवीण अत्री जी ने कई लोगों का लिया, तो भाई वो क्यों नहीं समझा देते हैं जाकर के कि हाँ भाई ये मुझे फायदा कर रहा है, मैंने इसकी डोज ली है, मैंने इसको खाया है, मैंने इसको पिया, मुझे फायदा हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ। इसका क्या जवाब है आपके पास? हाँ, मैं देता हूँ। आयुष भाई, ये जहर तो किसी ने नहीं खाया है, और साफ जहर दिखाई दे रहा है। और जिन 400 संगठनों की बात प्रवीण अत्री जी कर रहे हैं या सरकार कर रही है, वो सब फर्जी संगठन खड़े किए गए, और इस आंदोलन को देख करके खड़े किए गए हैं, और सबको पता है वो संगठन किसके हैं, और किसको सरकार ये साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाहती है। साफ है, सरकार इस दबाव में है कि किसान जब नहीं चाहते कि तीनों बिल लागू हो, तो वो किसके इशारे पर इनको लागू करना चाहती है, ये समझ से बाहर है। कोविड-19 के बीच में उनको क्यों लाया गया, ये समझ से बाहर है। और कॉर्पोरेट का इतना दबाव सरकार पर क्यों है, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल सही कहा मेरे बड़े भाई राजेश दहिया ने कि ये मुख्य प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के हैं कि इन्होंने कभी भी किसी चीज को पोलाइटली नहीं लिया, ये सबको ठोकर पे रखना चाहते हैं। लेकिन किसान वो चीज है जिसका बेटा सरहद पे खड़ा है और जो खेतों में खड़ा है, उसको ठोकर पे नहीं रखा जा सकता। जहां तक माननीय, ठीक है सुखवंत सिंह जी, आपकी बात सही है। किसान को नहीं रखा जा सकता है, किसी को भी नहीं रखा जा सकता है। चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और उसको जवाब देना होता है। लेकिन सवाल यह ना कि जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से चलती हैं, अगर उनके बीच में हठधर्मिता किसी भी पक्ष की तरफ से हो तो फिर हल निकलता नहीं है। और हल निकालने के लिए हठधर्मिता छोड़नी तो होगी। दोनों पक्षों के लिए है, ये दोनों पक्षों के लिए, सरकार के लिए भी है, किसान के लिए भी है। संजीव भारद्वाज जी कैसे देख पा रहे हैं? उम्मीद करेंगे कि आप 15 तारीख को? आयुष जी, मैं बहुत देर से अपने साथियों की बातचीत सुन रहा था। अपने आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये हमारी 40-45 दिन से जो वार्ता चल रही है, डिबेट चल रही है, इसका मायना मेरे को या मेरी पार्टी को अब तक नहीं समझ में आ रहा कि देश की सरकार क्या साबित करना चाह रही है। क्या जिन लोगों को अपने लिए वो कानून पसंद नहीं है, जो उस कानून को बंद करवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए अपनी जानों की आहुति दे रहे हैं, फिर भी सरकार किसके लिए ये कानून बनाना चाह रही है? अभी तक तो यही बात नहीं समझ में आ रही कि भाई ये कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसमें सरकार का कोई भी नुमाइंदा आके ये बताए कि जी आपकी 2 गुना आमदनी ऐसे हो जाएगी। किसान ने तो जो चीज अपनी वहां मंडी में बेचनी वही बाहर बेचनी। मान लो वो बाहर एमएसपी के खतरा हो गया कि भाई एमएसपी पे नहीं जाएगी, अगर वो पहले लिख देते या किसानों को पहले विश्वास में ले लेते बनाने से पहले, तो हर्ज क्या था? ये सरकार क्या साबित करना चाह रही है इतने लंबे इस आंदोलन को खींच के?
वहां किसान शहीद हो रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, रोज की रोज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, बेतहाशा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, सरकार बिल्कुल लूट मचा रही है डीजल के और पेट्रोल के जरिए। आप देखें 32% एक्साइज ड्यूटी। संजीव जी एक सवाल मैं आपसे भी जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप लोग तो सत्ता के अंदर बहुत दिन तक रहे हैं। आप तो सत्ता के अंदर बहुत दिन तक रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि अगर आप इस बात को कहते हैं संजीव भारद्वाज जी कि देश के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो कि किसान या उससे जुड़े हुए हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या कोई सरकार ऐसा फैसला ले सकती है जो 70% को छोड़कर 30% के हित वाला हो? ऐसा आत्महत्या वाला कदम कोई सरकार क्यों उठाएगी? उसमें सरकार का क्या फायदा है? नहीं आयुष जी, मैं आपको आपके माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। आप भी हम भी एक दिन वहां बिता के देखें कि उनकी क्या हालत है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं उस चीज के ऊपर शको शुबा नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज के ऊपर शको शुबा नहीं कर रहा हूं भाई। वहां लोग बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं किसान है या कोई आम जनता भी बैठे, भाई इतनी ठंड हो रही है, लोग जान गंवा रहे हैं, उसका निष्कर्ष होना चाहिए। लेकिन मैं एक जनरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सत्ता चलाई है, क्या कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य राजनीतिक दल, देश का एक राजनीतिक दल मुझे बताइए जो 70% को छोड़ के 30% के हित वाला फैसला कर ले? मुझे बता दीजिए, कोई सरकार अपना गला क्यों काटना चाहेगी? क्या फायदा है इसमें? आयुष जी प्रवीण जी मैं आऊंगा, मैं संजीव जी से एक रिएक्शन ले रहा हूं। आयुष जी अभी आप देखें, आयुष जी आप देखें, अभी तो ये किसान बैठे हैं, अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो आप देखें आम आदमी सड़कों पे आकर सुसाइड करेगा। ये इस तरह से अगर इसके ठीक बात संजीव जी, आप मेरी बात, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और आप तो चलिए आम आदमी को भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं तो उसमें मैं मान के चलता हूं कि 25% और आम आदमी आप जोड़ दीजिए, बचता है पूंजीपति, जिनका जिक्र आप लोग कर रहे हैं कि ये पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। वो मुश्किल से 1% होंगे। क्या 1% के लिए, बाकी के 99% के लिए कोई ऐसा फैसला कर देगी सरकार जो उसके लिए आत्मघाती हो? इसका क्या जवाब है? ये जो आपका क्वेश्चन है ना, बेहतर ये रहेगा ये सत्तारूढ़ दल से पूछा जाए, जब वो 70% वहां बैठे हैं और 30% मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ना कि भाई 70% अगर किसानों के साथ जुड़ी हुई चीज है तो भाई सरकार कोई भी होती है वो फायदा ही देखेगी ना, चुनावी आधार पर भी फायदा देखेगी, तो वोट देखेगी ना वो अपना। अगर उसका वोट बैंक खिसक रहा होगा तो वो कभी ऐसा फैसला नहीं लेगी, कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा फैसला नहीं लेगी। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इसलिए इन जनरल मैंने ये सवाल आपसे पूछा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगा, लेकिन संदीप देसवाल जी मैं आपके पास आता हूं। संदीप जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इसको कैसे देखेंगे? आयुष जी इसका ठीक है, एक सेकंड, मैं संदीप जी से एक सवाल ले लेता हूं। संदीप जी मुझे ये बताइए कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या समझ में आया है? एक तरफ पक्ष किसानों का है, एक तरफ पक्ष है सरकार का, और रास्ता निकलता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। बैठक और वार्ता का दौर चल जरूर रहा है। अगर दोनों ही तरफ से इस तरीके की चीजें हों कि हाँ हम वापस नहीं लेंगे, दूसरा कहे कि आप वापस नहीं लेंगे तो हम वापस जाएंगे नहीं घर, तो हल निकलेगा कैसे? सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार, और आयुष जी आपको भी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मुझे सबसे पहले बस एक दुख होता है कि हमारा देश प्रगतिशील देश है तो विकासशील कैसे बनेगा। तो मुझे दुख होता है कि इतने सीनियर नेतागण ऐसे बयान करते हैं, जैसे अभी एक कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि वहां पे सड़क पे आम आदमी आएगा सुसाइड करेगा, तो ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेता लोग जो बोलते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है जनता पे। तो आई थिंक संजीदगी लानी चाहिए कि सरकार अगर 2 कदम चल रही है तो हम जो किसान संगठन वहां बैठे उनको भी संजीदगी लानी चाहिए, थोड़ा संजीदा होना चाहिए कि सरकार अगर बातचीत कर रही है तो इस कानून को में अगर कुछ लगता है तो उसको ठीक करके देश को विकासशील से विकसित बनाया जाए। जैसे मैं पंजाबी में बताऊंगा कि पंजाबी भाइयों को पता होना चाहिए, हमारे उनको भी, कि अमेरिका कनाडा के अंदर हम ये बचपन से सुनते आए थे कि वहां जहाजों से दवाई छिड़की जाती है। तो वो जहाजों से दवाई इसलिए छिड़की जाती है क्योंकि जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं ये वहां बहुत पहले हो चुके हैं। अगर हमारे देश में कोई रिफॉर्म्स हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी संसद के अंदर कितने अनेकों बार इनके लीडर्स ने इस संशोधन का, इस बिल का सपोर्ट किया था कि ये होना चाहिए, तो आज अगर कोई रिफॉर्म लेके आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगता है कि हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए और मिलकर उसमें कुछ कमियां तो सरकार से बात करके उसको ठीक करना चाहिए।
तभी हमारा देश कृषि सेक्टर इतना बड़ा है, तभी हम विकासशील से विकसित हो पाएंगे, तभी हमारा किसान संपन्न होगा और तभी शायद हमारा सपना पूरा होगा कि हमारे देश में भी बड़े किसान ज्यादा से दवाई छिड़के, जैसे कनाडा और अमेरिका में छिड़की जाती है। और आज बड़ा दुख होता है कि किसान लीडर बन के लोग जाते हैं और ऐसे ऐसे बयानबाजी आके करते हैं जिससे हमारे आज युवा किसानों पे और सभी किसान भाइयों पे गलत इफेक्ट होता है। तो उनको थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए और गालियां दी जाती है वो नहीं देनी चाहिए। अब जैसे मैंने सुना, खुद हमने अपने कानों से सुना है कि मोदी के टुकड़े करेंगे, ये करेंगे। देखो, कोई भी प्राइम हो, किसी भी पार्टी का हो, वो एक संस्था है, वो एक गरिमापूर्ण पद है, तो हमें शायद संयम रखना चाहिए। नेताओं को भी ऐसे सेंसिटिव इश्यू के ऊपर हमें बड़ा संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। आज हमारा किसान भाई वहां बैठा है, संगठन बैठे हैं, तो उससे हमारा बिजनेस भी खराब हो रहा है। पहले कोरोना से पूरे वर्ल्ड में दिक्कत है, तो आज हमारे देश के अंदर इससे बैठने से कितना कृषि क्षेत्र में नुकसान हो रहा है, कितने बाकी बिजनेसेस इफेक्टेड है। तो हम उनको भड़का के, जैसे टिकैत साहब का मैं बयान सुन रहा था, बड़ा दुख होता है कि आप क्यों किसान लीडर बने, फिर अपने घर ही बैठ जाए। हम उन्होंने एक भाषा में कहा कि मैं गोला लाठी दे देंगे। शर्मानी की ऐसी भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। वो कहाँ लेके जा रहे हैं युवाओं को, क्या सिखाना चाहते हैं? बचना चाहिए और बयानबाजी तो कम से कम ऐसे मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। राजेश दहिया जी, ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी, अभी मुझे तो लगता है, मेरा अपना व्यू है, मुझे लगता है जितने लीडर्स यहाँ पे आए हैं किसान नेता, वो अपनी नेतागिरी चमका के और टीआरपी ग्रैब करने के लिए आए हैं। अगर सरकार बात कर रही है तो हमें बैठ के बात करना चाहिए और ये भी एक समझना चाहिए लीडर्स को कि पहले हर पार्टी ने सपोर्ट किया है, आज वो अपोज कर रहे हैं। दूसरी बात, बिल बनाना इतना आसान एकदम प्रोसेस नहीं है, उसको टाइम लगता है और बिल को हटाने के लिए टाइम लगता है। अब वो कहते हैं कि हमें 3 कड़े कानून वापस लो, इतना आसान नहीं होता। किसी भी चीज को एकदम लेना और बनाना इतना आसान नहीं है, संशोधन कर सकते हैं। अब मैं राजेश दहिया जी से जवाब ले लेता हूं, ठीक है? एक कमेंट और मैं लूंगा सबसे। राजेश दहिया जी, क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? परवीन अत्रे जी ने कहा कि पटवारी भी जिससे किसान से बात करना पसंद नहीं करता, उससे मंत्री बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल में किसान की हालत है। किसान से कोई पटवारी बात ढंग से नहीं करता है और प्राइवेट कंपनी के जो आदमी है वो MBA और M.Tech होंगे, वो किसान को टुड्डे मारेंगे। ठीक है जी। रही बात, आपने कहा कि 1% आदमी के लिए किसान प्रधानमंत्री बिल बनाता है। मैं बनाता ना 1% के लिए, उसका एग्जाम्पल ये देता हूँ कि आपको याद होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उस समय अरुण जेटली जी अमृतसर से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसने हारे आदमियों को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। स्मृति ईरानी हार गई, उसको HRD मिनिस्टर बना दिया। अरे एक चीज में तो कोई डेकोरम होता है। जो आदमी चुनाव, जिसको जनता चुनाव हरा देती है, उसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। हमारे समाज में बैठ के कह रहे किसान भैया समझे। अरे हम समझेंगे क्या, जो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जब हमारे तन पर कपड़े नहीं रहेंगे, घर में रोटी नहीं रहेगी, तो हम क्या भाषा बोलेंगे? अभी आपने क्रांति नहीं देखी है, समाज सेवी के साहब, आपने भी क्रांति नहीं देखी है। जब क्रांति आती है तो ये मंत्री घरों में घुस जाते हैं, अफसर घर छोड़ भाग जाते हैं। वो समझ नहीं आएगा। इनको नेता नहीं कर रहे हैं कि आपको यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, आपको नेतागिरी चमकाने आ रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ना, किसान की भलाई के लिए कर रहे हैं, समझा? आप लोग ऐसे बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी लगी हुई है। आप लोगों की किसान की हालत पता, कभी आपने खेतों पानी दिया आके? ठंड के अंदर पानी देने पड़ते ना, ऊपर से ओले पड़ते हैं। अभी 5 दिन पहले ओले पड़े फसल के ऊपर, बैठ के कहते हैं किसान कर रहा है। किसान की हालत देखो जाके, पटवारी उसे बात नहीं करता है। SDM और DM की बात क्या है? कोर्ट में जाएगा तो ठीक है। चलिए दहिया जी, अब मैं जवाब ले लेता हूं। प्रवीण अत्रे जी इसका जवाब देंगे और वही क्लैरिफाई करेंगे भाई उन्होंने क्यों कहा। ठीक है, ठीक है दहिया जी, अब प्रवीण जी की बात को सुनिए। बहुत हो गया, ठीक है प्रवीण, अरे सुनिए दहिया जी, ठीक है प्रवीण अत्रे बहुत जी, हो गई राजनीति। प्रवीण अत्रे मैंने जी, ये कहा था, ऐसे किसान नेता योगेंद्र यादव जैसे, जिनसे पटवारी बात करना नहीं चाहता, उनसे केंद्र का वजीर बात कर रहा है, और जो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको 1500 वोट मिलते, वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये कहा था पहली बात। दहिया जी, ये ओछी राजनीति बंद कीजिए। आप भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं काले कानून। मुझे बताइए इन कानूनों में क्या काला है, एक बार बता दीजिए। आप कभी नहीं बता पाएंगे। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को बंद कर दीजिए। आप किसानों के दुश्मन हैं, हितैषी नहीं है। अगर आप किसानों के हितैषी होते तो आप इन कृषि सुधारों की वकालत करते, जिस तरह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी, जिस तरह से राकेश टिकैत ने 5 जून को की थी। बाद में वो पलट गए, अलग बात है। अब मैं जवाब देना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र का, क्योंकि यहाँ पे दहिया जी तो सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं, किसानों को झूठ बोल के बरगला रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कांग्रेस के मित्र। कांग्रेस के मित्र कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा
कि ये कानून किस लिए बनाए जा रहे हैं। साहब 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में जब वायदा किया था तब आपको समझ नहीं आया था। 2012 के अंदर जिस वक्त पार्लियामेंट में वकालत कर रहे थे तब समझ में नहीं आया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं 2007 में मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आया हरियाणा में, तब समझ में नहीं आया था। 2006 में पंजाब में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके कैप्टन अमरिंदर, तब समझ में नहीं आया था। 2013 से एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लागू है पंजाब में, तब भी आपको समझ में नहीं आया। क्यों झूठ बोल के राजनीति करना चाहते हैं यहाँ पे? अब मैं जवाब दूंगा आईएनएलडी के प्रवक्ता का। आईएनएलडी के प्रवक्ता ने इन कानूनों को जहर से कंपेयर किया। देखिए सुनिए, इन्होंने सुनिए, अरे भाई रुक जाओ यार एक मिनट संजीव जी। इन्होंने आईएनएलडी के प्रवक्ता ने इन कानूनों को जहर से कंपेयर किया। बड़ा दुख होता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 1988 में आते हैं, कृषि सुधारों की मांग लेके कांग्रेस की सरकार लौनी बॉर्डर पे 2 किसानों को गोली से उड़ा देती है। 2008 के अंदर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आते हैं कृषि सुधारों की वकालत लेके कि हमें अपनी फसल अपने दाम पे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए, हमें मंडी से बाहर बेच सके, हमें आजादी मिलनी चाहिए। 2008 की बात है, राजीव गांधी जी जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, राजेश पायलट केंद्रीय मंत्री होते थे। उस वक्त एक मांग नहीं मानी किसानों की सरकार ने, बात तक नहीं की उनसे, जबकि इस वजह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर भी उंगलियां उठी थी कि उनको वापस जाना पड़ा। और ये सरकार लगातार वार्ता कर रही है। सरकार ये कह रही है आपका कोई एतराज है तो आइए हम संशोधन करें, और यहाँ पे बैठ के किसान नेता जो राजनीति कह रहे हैं कि साहब 100 संशोधन हो जाएंगे। साहब आपको पता है हमारे देश के संविधान में अब तक 125 संशोधन हो चुके हैं। क्या करें, उसको बदल दें, उसको हटा दें? साहब संशोधन सरकार चाहती है कि आपका कोई एतराज है बताएं, हम उसको संशोधन करके आपके हिसाब से कर लेते हैं। और जो किसान संघ, जो किसान संगठन इन कानूनों के पक्ष में है, उनकी बात कौन सुनेगा? क्या वो किसान नहीं है देश के? मुझे एक बात समझाइए कि वहां पे जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को यह झूठ बोला जा रहा है कि जी आपकी जमीन चली जाएगी, किसानों से यह झूठ बोला जा रहा है कि आपका रोजगार चला जाएगा, और हालात ये है कि वहां पे जगतार सिंह हवारा के पोस्टर लगा के उसके बारे में प्रचार हो रहा है। उसका जवाब कौन देगा? एक आदमी मीडिया में आके कह देता है हमने इंदिरा को उड़ा दिया, मोदी को उड़ा देंगे, उसका जवाब कौन देगा? सर्जिल इमाम की रिहाई की बात करते हैं, उसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं आयुष जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपको याद होगा क्या क्या झूठ बोले थे कि नागरिकता चली जाएगी, डिटेंशन सेंटर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। क्या किसी की नागरिकता अब तक गई? क्या डिटेंशन सेंटर में कोई बंद हुआ? कांग्रेस ने फैलाया, लेकिन भाई जो किसान हैं उनको आप समझा रहे हैं, जो किसान हैं उनको प्रचार कर रहे हैं, उनको समझाना है। कांग्रेस है। संजीव जी, संजीव जी, आयुष जी, मेरे साथी प्रवक्ता परवीन अत्रे जी इतने अग्रेसिवली बोलते हैं हर चीज को, अब वो चीजें एक भी बात का जवाब नहीं दे पाते कि आज तक ये समझाने में नाकाम रहे हैं किसानों को कि उनको ये फायदा है। जब इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी संख्या को समझ में नहीं आ रहा कि फायदा है, फिर ये क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे ही बेफजूल में कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कहते हैं वो 400 देखो आप प्लीज बीच में ना बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। आपकी आदत है बीच में बोलने की, आप बीच में नहीं बोले। प्रवीण अत्रे जी, संजीव जी को बोलने दे भाई। देखिए मैंने पूरा समय दिया, इसीलिए सभी प्रवक्ताओं को मैं बराबर समय दे रहा हूँ, इसीलिए ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा वो क्या कह रहे हैं। संजीव जी, जी संजीव आप सुने, संजीव आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता, आप बोलते हैं बीच में। मैं ये कह रहा हूं आयुष जी कि भाई कोई भी आदमी, आप ये बताएं, अगर किसान इतने दिन से शहीद हो रहे हैं वहां बैठ के, कोई शौक में शहीद नहीं हो रहा, संजीव जी की बात कंप्लीट हो फायदा नजर नहीं आता और सरकार नाकाम हो रही है, सरकार नाकाम हो रही है उनके फायदे गिनवाने में, आम पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा कि जब वो नहीं चाहते तो क्यों थोपे जा रहे हैं कानून। फिर अगर कोई संशोधन हो के कोई चीज होती हो तो वो पहले बात करनी चाहिए थी किसान से, किसान यूनियन से, जो अब ये नो वार्ता बार बार गिनवा रहे हैं। अगर ये कानून बनाने से पहले उनको विश्वास में लेते किसान संगठनों को, तो उसमें हर्ज क्या था? फिर ये शहीद भी ना होते। और फिर कहते हैं कि वहां गालियां दी जा रही है, वहां ये, मेरे एक साथी प्रवक्ता ने कहा, मेरी बात पे ऐतराज करा कि वहां ऐसे ऐसे शहीद हो जाएगा आम आदमी। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो दुख हो रहा है कि ये फटाफट इसका हल होना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, जैसा मर्जी हल हो। सिर्फ कांग्रेस को मतलब ये है कि कोई वहां शहीद ना हो,
अगर किसी को कानून पसंद नहीं है और उसमें कोई उसकी फायदे की बात नहीं है तो वो तुरंत प्रभाव से रद्द होना चाहिए। मैं क्यों चाहूंगा कि भाई कोई आदमी वहां शहीद हो, पहली बात, और ना मेरी पार्टी चाहेगी। दूसरी बात ये है कि इन कानूनों के तहत जो इन्होंने स्टोरेज की परमिशन दी, वो स्टोरेज की परमिशन कौन से किसान के लिए फायदेमंद है, मुझे ये बता दें, समझा दें। तीसरी बात, बार बार तेजी से बोल बोल के बहस करते हैं। जो एक्साइज ड्यूटी आज इन्होंने डीजल पे थोप दी, पेट्रोल पे थोप दी, 73 साल में क्या डीजल और पेट्रोल पे कभी हुई थी? कौन सी दुगनी आय कर दी? दुगना उस पर टैक्सेस लगा दिए, दुगने भी छोड़ो, 300% टैक्सेस लगा दिए। फिर ये कहते हैं हम किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, और फिर फोर्सफुली दबाते हैं, आवाजों को दबाते हैं कि भाई ये चुप हो जाए। भाई आराम से सुन लो, आप सरकार में बैठे हो तो इन लोगों की बदौलत बैठे हो। अगर आप इन लोगों की बदौलत बैठे हो तो इनकी भी बात सुनो, एक दिन वहां रह के फैसले करो कि भाई वहां क्या हालत हो रही है लोगों की। शहीद होने लग रहे हैं, पता चल नहीं रहा इन लोगों को, और फिर लड़ते हैं यहाँ बैठ के, बहस करते हैं, अग्रेसिवली बहस करते हैं। बताओ क्या बहस का विषय है ये? ठीक है। सुखवंत जी आऊंगा। प्रवीण जी, सुखवंत जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी। पहली बात तो आयुष भाई के बीजेपी और कांग्रेस ये पूरा देश नहीं है। प्रवीण अत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस ये कर रही थी, तो क्या इनको जस्टिफिकेशन मिलेगा? ये पहले तो इस मुगालते से बाहर निकले कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करके यही देश नहीं है, देश और भी है, किसान और भी। दूसरी बात, मैं जो अभी देशवाल साहब ने कनाडा और अमेरिका का जो उदाहरण दिया था उसके बारे में वो गलत इंटरप्रिटेशन है। वो कैसे है? कनाडा और अमेरिका बहुत बड़े देश हैं जहाँ जनसंख्या कम है, वहां बड़े बड़े किसान हैं। लेकिन अगर इस देश में जहाँ जनसंख्या ज्यादा है और जमीन कम है कंपेरेटिवली कनाडा और अमेरिका से, वहां अगर जहाजों से बड़े बड़े जमींदार ये पैदा करने चाहेंगे तो फिर आप जो जनसंख्या है वो कहाँ रहेगी? वो मजदूर बन जाएंगे। वो यही काम तो करना है। तीसरी बात, जो प्रवीण अत्री जी कह रहे थे कि जी ये संगठन, मैं पहले भी कहा कि फर्जी संगठन है और फर्जी संगठन अब पैदा किए गए। वो जहर कैसे है मैं बताता हूं कि जहर इसलिए है कि ये तीनों के तीनों कानून किसान को मार देंगे। अब जैसे ये कहा प्रवीण जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब 2002 के आसपास आयुष जी बैंकों के मैनेजर किसानों को बुला करके चाय पिला करके ये कहते थे कि जी आप लोन ले लो, और वो भी विलिंगनेस पे था। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कह रहे हैं कि किसान करेगा तो होगी, तो वो क्रेडिट कार्ड भी किसान बढ़ाएगा तो बढ़ेगा। 2000 के आसपास से 2020 तक आज क्या हुआ कि किसान, एक भी परिवार नहीं बचा, एक भी किसान नहीं बचा जो कर्जे से धसा पड़ा है। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट इनको हटाएगा। दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि सरकार आत्महत्या क्यों करना चाहेगी, वो संजीव जी ने जवाब नहीं दिया, उसका मैं देता हूं जवाब। अब आप देखिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में किस प्रकार से एमएलए खरीदे गए। और आयुष जी, एमएलए खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा कॉर्पोरेट देगा। 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी जहाज के ऊपर यात्रा करते हैं, उनकी अच्छी अच्छी पोशाकें देखिए, वो सब कॉर्पोरेट उपलब्ध करवाता है और उसके एवज में इनको कॉर्पोरेट को फायदा देना होता है। अब लोकतंत्र का इन्होंने हरण कर लिया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जनता किसी को भी चुनाव दे, किसी का चुनाव करे, उसके बाद में ये पैसे से आप एमएलए को खरीद लेंगे, वो पैसा कॉर्पोरेट देगा। तो कॉर्पोरेट के ऊपर आपको दया दिखानी पड़ेगी, कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वही सरकार, क्योंकि कृषि सेक्टर और जमीनों पर इनकी नजर है और ये कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए सुखवंत सिंह जी, लेकिन बराबर होनी चाहिए ना चीजें। तो भाई कॉर्पोरेट को भी क्या नकार देंगे क्या आप? आपको क्या लगता है देश के अंदर जितने भी कॉर्पोरेट हैं सभी को अपना शटडाउन कर देना चाहिए आपके हिसाब से? तो उनको अपने जितने भी संस्थान है सबको शटडाउन करके और यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तो ना नौकरी देते हैं, ना कुछ जनरेट करते हैं, ना उनका कोई योगदान है। भाई बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा ना। महत्वपूर्ण किसान भी हैं, महत्वपूर्ण आदमी हर एक इंसान है जो इस देश के अंदर है, वो सब महत्वपूर्ण है। क्या वो शटडाउन कर दें? क्या उनके हित में एक भी फैसला इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए? आप ये कहना चाहते हैं? किसानों की गर्दन क्यों दे कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट से ये नफरत क्यों है? मेरा सवाल ये है कि कॉर्पोरेट से ये नफरत क्यों है? केवल फसल का होगा, जमीन का कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। फिर आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप वकील हैं सुखवंत जी, होगा तो वही जो कानून में लिखा है, और कानून में बड़ा स्पष्ट है कि जो एग्रीमेंट होगा वो फसल का होगा, जमीन का एग्रीमेंट हो नहीं सकता, लीज हो नहीं सकती,
फिर आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई कि किसान की जमीन ले जाए कॉर्पोरेट? ये क्यों कर रहे हैं आप? क्या राजनीति है भाई? अरे आप फायदा पहुंचा रहे हैं प्रवीण अत्रे जी भाई, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो आपको पैसे देंगे, फिर आप विधायक खरीदेंगे, सांसद खरीदेंगे, उनका ये आरोप है। ठीक है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाता हूं। ठीक है, अब ऐसे तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे भाई, ये तो ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप कुछ भी कहिए, यहाँ बैठ के सब स्वतंत्र हैं कहने के लिए। संदीप देसवाल जी, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप मुझे बताइएगा कि आपके पास इसके क्या साक्ष्य हैं कि वो कॉर्पोरेट से पैसा गया था भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देके खरीदा? वो साक्ष्य दिखाइएगा मुझे, वकील है ना आप, सबूत दिखाइएगा। इस तरीके की बातें मत करा करिए सुखवंत जी, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सबूत के साथ बैठिए। देसवाल जी ठीक है। सुखवंत जी देखिए, इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं निकलेगा, ये आरोप प्रत्यारोप में बीत जाएगी। सुखवंत जी शांत हो जाइए। संदीप देसवाल जी। हाँ जी, मुझे एक बात का दुख होता है कि जितने अपोजिशन लीडर्स हैं या किसान संगठन है, अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, तो आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, व्हाट्सएप पे एक मीम वायरल हुआ था कि क्या अंबानी और अडानी, हरियाणा में हुआ था बेसिकली, क्या अंबानी और अडानी पहले भाई कच्चे पे क्या करते? बेसिकली दे आर डूइंग बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। उन्होंने हर पार्टियों में काम किया है, पहले भी कांग्रेस के राजनीति किया है और आज भी कर रहे हैं, तो हमें तो बैलेंस तो बना के रखना ही है देश को। ऐसा क्या अंबानी अडानी के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं? आप एक कोई कानून आया है उसको पढ़े अच्छे से, अगर उसमें कोई संशय है, आपको कोई दुख है, तो भ्रम ना फैलाएं, उससे बल्कि सरकार से बात करके देश को आगे ले जाने का काम करें। तो आज ये अपोजिट पार्टियां अपने राज में भी, तो अंबानी अडानी ने उनके राज में भी तो काम किया है, वो तो पिछले सालों से करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है ना कि आप उनका नाम लेके राजनीति करते आ रहे हो और किसान भाइयों को भड़का के आप वहां सड़क पे बैठा रहे हो। मुझे दुख होता है कि देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों आज एक विकासशील देश हमारा विकसित की तरफ जा रहा है। एक अच्छा कानून अगर कोई आया है, उसमें कोई उसमें दुख है या उस कानून में कोई चीज हमें नहीं ठीक लग रही, तो बात कर उल्टाएं उसको, और लोगों को भ्रमित करके सड़क पे बैठा के क्या हम देश को आगे लेके जाएंगे? कितना व्यापार हमारा कोरोना से सारे वर्ल्ड का खराब हुआ, आज किसान भाई बैठे तो कितना व्यापार खराब हो रहा है। सिर्फ राजनीति एक ऐसी, इसको राजनीति को इतना मतलब छोटा कर दिया कि क्या आपको देश को कहां लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि आज एक सशक्त प्रधानमंत्री अगर देश की कुर्सी पे बैठा है और देश को अगर विकसित ले जाने का काम कर रहा है, तो इन नेताओं को इस कानून को पढ़ के आना चाहिए पहले। अब मैं सुन रहा कईयों की बातें, कांग्रेस वाले जी और हमारे जो बाकी प्रवक्ता भाई बैठे हुए, कानून का पता नहीं है पर बस अपने बयान देते हैं। कितना युवा साथी, आज हमारा देश सबसे युवा कंट्री है, कितने किसान युवा हैं, वो कितने भ्रमित होंगे ये आपको अंदेशा नहीं है। आप विश्वास करें, बाद में दुख होगा आपको अगर कोई चीज गलत होगी तो आप उनको समझाने का काम करें। वहां पे गलत नारे लगते हैं हर उसके अंदर। संदीप जी देखिए, ये सवाल मैंने दहिया जी से इसलिए पूछा था, मैंने दहिया जी से यही सवाल पूछा था कि अगर आप संशोधन आप बता रहे हैं कि आपके पास है ऐतराज, तो भाई लिख कर दीजिए ना उसमें, चाहे इनको 100 पेज जोड़ने पड़े, 200 पेज जोड़ने पड़े, 400 जोड़ने पड़े, ये इनका हेडेक है, ये कैसे जोड़ेंगे उसके अंदर। लेकिन वापस ले लीजिए, ऐसे तो कल को जिसको भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा हर कोई विरोध करेगा, कहेगा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं, कल को कहेगा कि नहीं ये कानून वापस करिए हमको पसंद नहीं, फिर क्या करेंगे? देश ऐसे नहीं चलता है ना। राजेश दहिया जी, एक कदम आप चलेंगे तब एक कदम वो चलेंगे, या वो एक कदम चलेंगे तब आप एक कदम चलेंगे, कौन पहला कदम उठाएगा? सवाल देश के सामने ही है। दहिया जी, जब मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि हमारे को सरकार से विश्वास उठ चुका है। जब कोई चेक बाउंस हो जाता है ना, तो पार्टी उससे कैश पेमेंट लेती है, दोबारा चेक नहीं लेती है कि दोबारा चेक बाउंस हो जाए। हमारे यहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, सुखवंत जी भी शायद एडवोकेट हैं, बत्रे साहब भी एडवोकेट हैं, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। हम कानून को जानते हैं, कानून को कैसे करते हैं हम पता, कानून क्या खेलते हैं। ऐसे बातें मत करोगे, यहाँ कानून जानते नहीं है। हम किसान भी हैं और कानूनदान भी हैं, समझा? और आपको अगर विद्या बताएं तो हम पता क्या क्या है। लेकिन ये दहिया जी, फिर तो मुझे लगता है कि आपको वार्ता में जाने का कोई फिर औचित्य ही नहीं है। अभी 15 तारीख की वार्ता में मत जाइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं आपका भरोसा ही उठ गया है। जब भरोसा उठ गया तो वार्ता क्या? बाहर बैठ के प्रदर्शन तो कर रहे हैं, करिए, सरकार से कहिए यस या नो में आपको जवाब दे, वापस लेगी या नहीं लेगी वो हाँ या ना में बता दे। वार्ता में फिर क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता था कि मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि ये हमारे जितनी डेट लग रही है इस पर किसी भी समझौता नहीं होना है, क्योंकि समझौता तब होगा जो 26 तो बहिष्कार कर दीजिए ना दहिया जी, क्यों बहिष्कार नहीं करते हैं वार्ता का? आपको तो पता है ना कि सरकार पर आपका भरोसा नहीं, सरकार आपकी बात मानेगी नहीं, बहिष्कार करिए इस वार्ता का। हमें वार्ता अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप तो बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, आराम से विरोध प्रदर्शन आपका चल रहा है, आप विरोध जताइए। सरकार को खुद मजबूर होना होगा।
फिर अगर आप वार्ता में जाएंगे तो भाई नेगोशिएशन के टेबल पर बैठेंगे तब तो भाई एक कदम आपको बढ़ाना होगा, एक कदम सरकार बढ़ाएगी, वरना वार्ता का औचित्य क्या है अगर आपको भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। तो सरकार ने हमारी 2 बात मानी, हमने उनका धन्यवाद किया। मैंने कहा 25% हमारी डिमांड मान ली है, 75% हमारी बची हुई है। मेन कानून जो है वो जो काले कानून, तो फिर भरोसा रखिए ना राजेश जी, अगर 25% मानी है तो 75% जो बची वो भी मानेगी, फिर भरोसा रखना होगा ना। और बिना भरोसे के नहीं होगा। नहीं राजेश दहिया जी, आपने चूंकि कहा ये कि आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कही। चलिए आज भी कह रहा हूं कि सरकार पे भरोसा नहीं आती। चलिए ठीक है, भरोसा नहीं है तो सवाल फिर वही बड़ा बरकरार है कि जब भरोसा नहीं है तो वार्ता के मायने क्या है। अब मेरे पास समय नहीं है, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो किसान संगठन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर भरोसा भी नहीं है और 15 तारीख की जो डेट है वो भी अब निर्धारित हो चुकी है। अब देखना यह है कि यह भरोसा कायम होता कैसे और हल निकलता कैसे है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।